हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन्फेंटाइल स्पाज़म्स। इन्फेंटाइल स्पाज़म खुद नाम ही बता रहा है कि भाई इन्फेंट्स की एक डिजीज़ है जिसमें स्पाज़म्स आते हैं, मतलब झटके आते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर झटके आते हैं तो हम उसको बोलेंगे इन्फेंटाइल स्पाज़म। ठीक है। तो ये जो हम वीडियोस जो बना रहे हैं, ये आर्टिकल्स हमको एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में जो हमको मेडिकल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स मिल जाते हैं, हम उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करके आपको देते हैं। इन्फेंटाइल स्पैज़म का मतलब क्या होता है? सो इन्फेंटाइल स्पैज़म का मतलब होता है, ये इसका दूसरा नाम है वेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये एक वेस्ट सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। ये एक सीजर डिसऑर्डर है दैट टिपिकली ऑकर इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में होगा, जिस तरह से आप ये बच्चा देख पा रहे हो, तो इस तरह से छोटे बच्चों में ये होता है। इसमें टिपिकली होता क्या है? दीज स्पैज़म, ये छोटे बच्चों में होगा और यंगर चिल्ड्रंस में होगा, मतलब 1 या 2 साल के बच्चों में भी ये हो सकता है, या फिर ये 3 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, इनमें जनरली ये हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। दीज स्पैज़म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये स्पैज़म्स आते किस तरह से है? तो अ, जो स्पैज़म्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होता है कि सडन होंगे, अचानक से आएंगे, जर्किंग, झटके मारेगा बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एंड ऑफ्टन इन्वॉल्विंग नेक को इन्वॉल्व करेगा, ट्रंक को इन्वॉल्व करेगा, एंड लिम्स को इन्वॉल्व करेगा। नेक हो गई ये, गर्दन, उसके बाद में ट्रंक, मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो है, इसको हेड से लेकर ये पूरा जो हमारा पीठ का जो पार्ट है, इसको ट्रंक बोलेंगे। एंड देन द लिम्स, मतलब पैरों को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। दीज यूजुअली हैपन्स इन अ क्लस्टर में होंगे, सारे एक ही साथ होंगे, एंड लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए ही ये झटके जो है ये आएंगे बेबी में। ठीक है। इसके अलावा ये कंडीशन कब अराइज होती है? सो इट अराइजेस बिटवीन, दिस कंडीशन ऑफ्टन अराइजेस बिटवीन 3 महीने से लेकर एज ऑफ अ 3 to 12 मंथ के बच्चे में ये होगा। 3 से 12 महीने के बच्चे में ये ज़्यादातर देखने में आते हैं। एंड कैन बी लिंक टू वेरियस अंडरलाइनिंग इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये लिंक्ड हो सकते हैं, के साथ जुड़े हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रेन डेवलपमेंट। दिमाग जो है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से। मेटाबॉलिक कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पेरेंट्स इसमें किस तरह से देखेंगे कि भाई हमारे बेबी में अगर इन्फेंटाइल स्पैज़म्स है, तो पेरेंट्स क्या नोटिस करेंगे? दे यूजुअली नोटिस ए अनयूजुअल बिहेवियर। बेबी का एक अनयूजुअल बिहेवियर वो नोटिस करेंगे। स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी अचानक से एकदम कड़क हो जाएगी, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी देखेंगे। एंड व्हाट एल्स दे विल सी के आर्किंग हो रहा है ऑफ द बैक। बेबी जो है उसका आर्किंग हो रहा है, बैक का मतलब वो एक आर्क जैसा, जैसा हमारा जो तीर कमान होता है, उस तरह से उसकी बैक जो है वो फॉर्म हो रही है। आर्किंग ऑफ द बैक रहेगा। सडन पॉज ऑफ द एक्टिविटी, जो भी अगर बेबी हंस रहा है या फिर बेबी हाथ पैर हिला रहा है, तो अचानक से उसकी एक्टिविटी में पॉज आ जाएगा और उसकी बैक जो है वो एकदम से स्टिफ हो जाएंगी, स्टिफनेस आ जाएगी, और वो एक आर्क जैसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। वो एक थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए वो एकदम पॉज वाली पोज में आ जाएगा। ठीक है, स्टैचू हो जाएगा। देन इन्फेंटाइल स्पैज़म कैन लीड टू अ डेवलपमेंटल डिले। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इससे नुकसान क्या होगा कि इन डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, एंड अदर कॉग्निटिव चैलेंजेस ऑफ नॉट, इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया गया, डायग्नोज नहीं किया गया, तो बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या ये डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, कॉग्निटिव चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा अर्लियर डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस आर क्रूशियल, ये ज़रूरी हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन इफेक्टिवली, एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इन्वॉल्व मेडिकेशन, दवाएं देकर आप डाइट चेंज कर सकते हैं बेबी का, एंड इन सम केसेस सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड सीकिंग द मेडिकल, अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड सीकिंग द मेडिकल advices can be a significant difference in outcome for the affected children। ये अगर एक बार अगर पेरेंट्स ये सारे सिम्टम्स को या साइंस को पहचान लें और ये
जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं अपने जो भी उनका सर्जन जो भी उनका जनरल फिजिशियन होगा उसके पास में, और वो उसको जल्द से जल्द अगर आइडेंटिफाई कर लें और जल्द से जल्द अगर वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें तो इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है बेबी के ऊपर। ठीक है, ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या हो। ओके, सो अर्लियर इंटरवेंशंस के अंदर हम क्या करेंगे? अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इन्फेंटाइल स्पैज़म्स एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड timely treatment, significant improvement outcome, and emphasizing the need for the awareness among the parents and caregivers. Why अर्लियर इंटरवेंशन इज नेसेसरी? क्यों ज़रूरी है? सो इन्फेंटाइल स्पैज़म्स कैन डिस्टरप्ट, ये रोक सकता है आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट को, मेकिंग अर्लियर ट्रीटमेंट वाइटल टू मिनिमाइज द कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल डिले। ये बचा सकता है आपके बेबी के कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल डिले होने से। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च शोज दैट द अर्लियर डायग्नोसिस बेटर लैंग्वेज बेटर लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स एंड सोशल फंक्शनिंग। मतलब अगर रिसर्चर्स ने ये बताया है कि अगर इन्फेंटाइल स्पैज़म का केस अगर जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाए तो, और उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए, तो क्या हो सकता है कि आपका जो बेबी है वो जल्द से जल्द आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो सीख सकता है, उसकी जो मोटर स्किल्स है वो बेहतर हो सकती हैं, और सोशल फंक्शनिंग भी बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। स्क्रीनिंग और असेसमेंट में क्या होगा? पेरेंट्स शुड closely monitor and closely monitor developmental milestones. Regular pediatric checkups that screens for delay are essential for the earlier identification of the infantile spasm. सो क्या क्या चाहिए पेरेंट्स को? क्या करना चाहिए? पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है? तो क्लोजली मॉनिटर करें आपके बेबी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को। माइलस्टोन्स का मतलब होता है बेबी टर्न कब हो रहा है, बेबी चलना कब शुरू कर रहा है, बेबी ने कब कोई चीज़ को होल्ड किया, जैसे आपने उसको पेन दिया उसने कब उसको होल्ड किया। ये सारे जो माइलस्टोन्स होते हैं इसके बारे में आपको गूगल पे भी आपको बहुत सारे माइलस्टोन्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस तरह से कौन कौन से मंथ में किस तरह से बेबी को माइलस्टोन्स आप देख सकते हो, बेबी के अंदर जो माइलस्टोन्स आप किस तरह से देख सकते हो। सो वो सारी चीज़ों का आप क्लोजली मॉनिटर करें, रेगुलर पीडियाट्रिक चेकअप्स के लिए उसको लेके जाएं, स्क्रीन करें टू डिले, आप डिले for delays and essential for the earlier identification of infantile spasms। ये सारी चीज़ें आप करें। डिस्कस एनी रिसोर्सेज, डिस्कस कंसर्न्स विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछो। ट्रेलर इन्वेंशंस वंस डायग्नोस, एक बार पता कर लिया, एक बार आपने डायग्नोसिस पता चल गया आपको कि आपकी बेबी के अंदर इन्फेंटाइल स्पैज़म है, ट्रीटमेंट शुरू करो। मे इंक्लूड मेडिकेशन हो सकती, थेरेपी हो सकती, एजुकेशनल सपोर्ट आप ले सकते हो, मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो, थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, एजुकेटर्स, इंश्योर्स, इन्वेंशनर्स एंड ट्रेलर्स टू योर चाइल्ड्स नीड। जिस तरह से आपके बच्चे को ज़रूरत है उस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे फैमिली एम्पावरमेंट में आप क्या करोगे? फैमिली को किस तरह से एजुकेट करोगे कि भाई अगर आपके बेबी को इन्फेंटाइल स्पैज़म्स है, ये आपका डायग्नोसिस हो गया, आपने ट्रीटमेंट, थेरेपीज़ एंड साइकोथेरेपीज़ वगैरह जो जो भी आपने लेनी थी आपने सब ले लिए, लेकिन अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट सही नहीं है, आपकी फैमिली में आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी पहली फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा। तो वो आप किस तरह से करोगे? तो educating families about earlier interventions empowerment them to act swiftly। फटाफट जल्दी जल्दी काम करो करके, अगर उसको वहाँ पे स्पैज़म्स आ रहे हैं, उसको अगर इपिलेप्सी के स्पैज़म्स, अगर उसको सीज़र्स झटके आ रहे हैं, तो आप कितने स्विफ्टली फटाफट आप काम कर सकते हो। सपोर्ट ग्रुप्स एंड रिसर्चेस आर इन वैल्यूएबल फॉर एडवोकेटिंग इफेक्टिवली।
आप उनको अलग अलग तरीके के वीडियोस बता सकते हो, यूट्यूब वीडियोस बता सकते हो जो आपको आपके डॉक्टर ने बताया है। उस तरह से आप उनको प्रोसीजर्स बता सकते हो कि भाई अगर हम मौजूद नहीं हैं, एज अ पेरेंट अगर हम मौजूद नहीं हैं, तो आप हमारी बेबी का किस तरह से ख्याल रख सकते हो। बाय प्रायोरिटाइजिंग अर्लियर इंटरवेंशंस, फैमिली कैन मेक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन स्टॉपिंग इन्फेंटाइल स्पैज़म्स एंड एनहांसिंग देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। और इस तरह से फैमिली भी सपोर्ट कर सकती है। नाउ द लास्ट पार्ट इज द, आप ट्रीटमेंट में क्या करोगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट आप क्या करोगे फॉर एन इन्फेंटाइल स्पैज्म। ये किस तरह का होना चाहिए, क्रूशियल होना चाहिए। टिपिकली स्टार्टिंग विद द हार्मोनल थेरेपी, ये डायरेक्ट हार्मोनल थेरेपी से हम स्टार्ट करेंगे। कॉर्टिकोट्रोपिन्स दे के, लाइक ACTH, वो क्या करेगा, ACTH क्या करेगा। अब ACTH इज बिलीव टू सप्रेस, ACTH क्या कर सकता है, ACTH जो है वो बिलीव टू सप्रेस, वो सप्रेस करेगा न्यूरोपेप्टाइड्स को, दैट ट्रिगर, जो ट्रिगर करते हैं स्पैज़म्स को, मतलब जो सीजर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो सीजर्स आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑफ्टन शोइंग इफेक्टिवनेस विद इन 7 to 12 days। ये मेडिसिन आप देकर 7 से 12 दिन के अंदर आपको इफेक्टिवनेस, मतलब इसका असर देखने के लिए मिलेगा। डोजेज आपने किस तरह से देने हैं। बच्चा है, इन्फेंटाइल है, तो छोटे बच्चों में जो डोजेज ज़्यादातर दिए जाते हैं वो करीब लोअर डोज होते हैं, लो डोज होते हैं। स्टार्ट्स विद 20 to 30 यूनिट्स डेली पर डे आपने देनी है। वाइल हाइयर डोजेज अगर आप दे रहे हो कंसिस्ट ऑफ द 75 यूनिट पर एम स्क्वायर गिवन ट्वाइस अ डे फॉर 2 weeks ड्यू टू पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, इन्फेंटाइल हाइपरटेंशन हो सकता है, इम्यून सप्रेशंस हो सकते हैं। Lower dose short term therapies are recommended. An alternative treatment in vigabatrin and a GABA transaminase inhibitors that rise CNS GABA levels. ये हमारे CNS के GABA levels को increase करते हैं। इट यूजुअली टेक्स 12 to 35 days, ये 12 to 35 days लेते हैं टू स्टॉप द स्पाइजम्स एंड रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटराइजेशन फॉर प्रोबेबली विजुअल फील्ड डिफेक्ट के लिए। सम स्टडीज सजेस्टेड दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द विगाबुट्रीन एंड द ACTH और corticosteroids may yield better outcome than either treatment alone। अलग अलग ट्रीटमेंट करने से बेहतर है कि आप इनका साथ ही में ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, दोनों को साथ में ही लेना शुरू करो, क्योंकि वैसे भी आपने यहाँ पे आपने ACTH जो आप दे रहे हो तो वो 7 to 12 days के लिए दे रहे हो। इसमें आप 2 तरह के डोजेस दे रहे हो। एक हो गया लोअर डोज जो कि आपने 20 to 30 यूनिट्स देनी है पर डे, और हाइयर डोज जो दे रहे हैं आप 75 यूनिट्स पर एम स्क्वायर फॉर द 2 days एंड फॉर 2 weeks दे रहे। पर इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हाइपरटेंशन होने के चांसेस है, इम्यून सप्रेशन होने के चांसेस है। उसके अलावा इसके अंदर लोअर डोज और शॉर्ट टर्म थेरेपी इज़ रिकमेंडेड। इस तरह से आप ये देते हो, लोअर डोज ही आप देते हो। उसके अलावा गाबा ट्रांसअमाइन इनहिबिटर्स अगर आप दे रहे हो तो वो CNS के अंदर गाबा लेवल्स को बढ़ाता है, जो कि 12 से 35 दिन तक आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस, अगर रिफ्रैक्टरी केसेस आते हैं उसके लिए आपको अ कीटोजेनिक डाइट देनी है, कैन बी हेल्पफुल एंड सर्जिकल ऑप्शंस मे बी कंसिडर्ड फॉर अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है बेबी में तो उसके लिए आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करनी पड़ेगी। ऑनगोइंग मॉनिटराइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज इफिशियंसी and side effect is essential to effectively stop infantile spasms and ensure the optimum care। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट के बारे में। सो कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि कीटोजेनिक डाइट एंड न्यूट्रिशंस आर वाइटल इन मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग रिफैक्टरी स्पाइजम्स को मैनेज करने के लिए ये इसेंशियल है। ठीक है, स्पेशली व्हेन द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉल्स शॉर्ट। जब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो है, जो ऑलरेडी हम अभी भी देख चुके हैं, अगर वो
कम पड़ता है तो उसके लिए हमको कीटो डाइट भी देनी पड़ती है, कीटोजेनिक डाइट्स भी देनी पड़ते हैं, न्यूट्रिशंस देने पड़ते हैं. वी हैव ट्रीटेड मोर देन 100 ऑफ चिल्ड्रंस विद अ कीटो डाइट एट अवर सेंटर. एंड दिस, ये जो हॉस्पिटल है, इस नाम यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इन लोगों ने 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है कीटोजेनिक डाइट्स के थ्रू. ठीक है. कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है? सो ये एक हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है. डाइट इंक्लूड्स अ कीटोसिस इंड्यूस, जो कीटोसिस को इंड्यूस करती है, मतलब उसको हमारी बॉडी में शुरू करती है, उस प्रोसेस को कीटोसिस को शुरू करती है, पोटेंशियली रिड्यूस करती है सीजर्स फ्रीक्वेंसी बाय शिफ्टिंग द एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम ग्लूकोज टू फैट. नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि सारा का सारा एनर्जी सोर्स जो है वो हमारा ग्लूकोज होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीटोजेनिक डाइट के अंदर कीटोसिस का जो प्रोसेस है वो चालू हो रहा है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारी सीजर्स आने की फ्रीक्वेंसी को कम करता है और शिफ्ट करता है एनर्जी सोर्स को ग्लूकोज से फैट की तरफ. मॉडिफाइंग अ कीटिक a kind diet or a flexible vision allowing higher carbohydrate intake. हाइयर कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर होगा while emphasizing the healthy fats, making it easier for the children to follow. ठीक है. उसके अलावा MCT डाइट, इसमें क्या होगा कि इनकॉर्पोरेट्स मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑयल फॉर द क्विक एनर्जी मेटाबॉलिज्म, helping to maintain a ketosis without restricting carb restrictions. Nutrition balance ensure child receiving essential vitamins. ये देखना है कि बच्चा बराबर पूरी तरह से विटामिन भी ले रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, और ओवरऑल उसका हेल्थ सपोर्ट उसको हो रहा है. काउंसलिंग स्पेशलिस्ट वर्किंग विद अ पीडियाट्रिक कीटो डाइटिशियंस experience in epilepsies to train the dietary plans and monitor nutrition. Regular monitorization follow-ups are essential to assess the dietary effectiveness and adjust based on seizure activities. By implementation these dietary strategies, parents can effectively manage the infantile spasms and improve their child health outcomes, helping to stop infantile spasms. Okay. अब आखिरी जो पोर्शन है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के मिथ्स क्या होते हैं कि भाई इन्फेंटाइल स्पैज़म्स के अंदर अलग अलग लोगों के मिथ्स होते हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं. सो ठीक है, मिथ्स हम देखेंगे कि मिथ्स क्या होते हैं और फैक्ट जो मेडिकली प्रूवन है. ठीक है. इन्फेंटाइल स्पैज़म जो होता है वो एक कोलिक क्रैम्प की तरह होता है. नहीं, ये क्या होता है? द इन्फेंटाइल स्पैज़म्स आर अ टाइप ऑफ डिवास्टिंग सीजर्स which the baby cries and arcs, and mostly in cluster uh, on awaking from the sleep. बच्चा जब नींद में से उठकर रोए और आर्क जैसा उसका पोस्चर हो जाए. These are often confused with the colic, and which is usually benign. और ये benign होता है, कोई सीरियस कंडीशन इतनी नहीं होती अगर वो स्टार्टिंग का है. ठीक है. इन्फेंटाइल स्पैज़म्स आर इजी टू रिकग्नाइज. ओके, ये बहुत आसान होते हैं रिकग्नाइज करने में. नहीं, समटाइम्स दे कैन बी अ सबटल एंड हार्ड टू आइडेंटिफाई. स्मॉल आई मूवमेंट और जस्ट हेड नॉडिंग, ये एग्जाम्पल्स है इसके. ठीक है. इन्फेंटाइल स्पैज़म्स आर, ये वाला हमारा पॉइंट शुरू है. इन्फेंटाइल स्पैज़म्स आर कॉज ओनली बाय द ब्रेन इंजुरीज. नहीं, वो सिर्फ ब्रेन इंजुरी की वजह से नहीं होते. दे कैन ऑकर इन अ चिल्ड्रन विथ और विदाउट अदर हेल्थ इश्यूज. किसी भी हेल्थ इशू की वजह से ये हो सकते हैं. हेल्थ इशू हो ना हो, बिगर हेल्थ इशू के भी ये हो सकते हैं अचानक से. इन्फेंटाइल स्पैज़म्स लुक्स द सेम इन ऑल चिल्ड्रन. सारे बच्चों में इन्फेंटाइल स्पैज़म जो है वो एक ही जैसा नजर आता है. दे कैन मैनिफेस्ट एज क्विक बॉडी जर्क, हेड ड्रॉपिंग, एक्सटेंडेड आर्म्स, वेरिंग सिग्निफिकेंस फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड. हर बच्चे में ये अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन इसका रहेगा. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इन्फेंटाइल स्पैज़म्स आर लिमिटेड. नो, infantile spasm do not responds to routine antispasmodic, anti-seizure medications, but most can be controlled under expert guidance, and using specific medications like ACTH, GABA,
vigabatrin, vigabatrin, etc. In some conditions like tuberous sclerosis, there is a higher chances of developing a infantile spasms, and it is often recommended to start a vigabatrin even before the spasms begins. Surgery is an option if removable ब्रेन ल्यूजन्स आर आइडेंटिफाइड। अगर ब्रेन ल्यूजन जो है वो निकालने के लिए आसान हो और निकालने का ऑप्शन भी हो तो ही आप उसको सर्जरी के लिए बोलोगे। अगला क्वेश्चन है कि इन्फेंटाइल स्पाज्म डू नॉट अफेक्ट अ चिल्ड्रन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। नहीं, वो करते हैं। इन्फेंट चाइल्ड्स विद इन्फेंटाइल स्पाज्म्स में पैल्यूट इन देयर डेवलपमेंट और इवन रिग्रेस लॉस ऑफ माइलस्टोन अचीव्ड। मतलब बच्चे में जितने माइलस्टोन्स कवर होने चाहिए, होल्डिंग अ पेन, looking at you when you speak to the baby and crying, ये और ये सारे जो अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं, ये सारे माइलस्टोन अगर बच्चे में कवर नहीं होंगे, अगर आपके बेबी को इन्फेंटाइल स्पाज्म्स होते हैं और आपने उसको ट्रीट नहीं किया, हेयर इज एन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ऑल effects should be directed to the stop them at a earliest to save the brain, and the longer they remains, the worse the developmental outcome. जितनी जल्दी उसका आप ट्रीटमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। Debunking these myths is important for earlier identification and prompt treatment of infantile spasm to improve the for the cognitive outcomes. इन्फेंटाइल स्पाज्म्स किन कंडीशंस के साथ में ट्रिगर हो सकते हैं? सो डैमेज्ड इन्फेंटाइल स्पाज्म कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनी कंडीशन दैट डैमेज द ब्रेन, जो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ऑकरिंग बिफोर और आफ्टर बर्थ, पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद में किसी भी तरह से अगर ब्रेन को डैमेज हो रहा है तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स जो डिजीज़ है वो, इसमें होता क्या है इस डिजीज़ में कि भाई द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स इज इनहेरिटेड कंडीशंस दैट लीड्स टू द नॉन कैंसरस ट्यूमर इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी including brain, skin, kidney. Parents may notice a colorless bump on their baby's skin. छोटे छोटे कलरलेस बम्प्स उनको नजर आएंगे स्किन के ऊपर, जो कि नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होंगे। ये कंडीशन जो है TSC जो है, ये भी हमारे बेबी के अंदर बिफोर और आफ्टर बर्थ हमारे बेबी के अंदर ये हमको इन्फेंटाइल स्पाज्म्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कंजेनाइटल कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम के केस के अंदर भी कई बार नॉन इनहेरिटेड कंजेनाइटल डाउन सिंड्रोम के केस, अगर डाउन सिंड्रोम का जो केस है उसके अंदर भी कई बार हमको इन्फेंटाइल स्पाज्म्स देखने के लिए मिलते हैं। सम केसेस में अराइज फ्रॉम द नॉन इनहेरिटेड जेनेटिक इश्यूज। कई बार बहुत सारी कंडीशंस के अंदर नॉन जेनेटिक इश्यूज के अंदर भी इन्फेंटाइल स्पाज्म देखने के लिए मिलते हैं। अदर कंडीशंस जो हो सकती हैं अदर देन द सिंड्रोम्स एंड ऑल, ब्रेन इंजुरी हो सकती है, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, चेंज इन अ ब्रेन स्ट्रक्चर, लैक ऑफ द ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ल्यूजन इन द ब्रेन, ब्लीडिंग विद इन द स्कल, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक कंडीशंस एंड विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से भी कई बार इस तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्फेंटाइल स्पाज्म का कहीं पे भी कोई लिंक नहीं है वैक्सीनेशन के साथ में और बेबी के सेक्स के साथ में, कि भाई ये मेल था इसीलिए उसको इन्फेंटाइल स्पाज्म्स आए, ये फीमेल था इसीलिए इसी को इन्फेंटाइल स्पाज्म्स आए। नहीं, इसका बेबी के सेक्स से या उसके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैक्सीनेशंस की वजह से ये हुआ होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये हो रहा होगा, उससे भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया इन्फेंटाइल स्पाज्म। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगला जो भी वीडियो आएगा वो किसी ना किसी और मेडिकल इशू के ही ऊपर आएगा, मेडिकल आर्टिकल के ऊपर ही आएगा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा डाला हुआ होगा। थैंक यू सो मच।